भारत का इतिहास मुगलों के बिना सच पूछिए तो बिल्कुल अधूरा है। सोचिए, 300 से भी ज्यादा सालों तक उन्होंने यहाँ राज किया और इतने लंबे वक्त में उन्होंने इस देश को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक विदेशी शक्ति जो गिनती में बहुत कम थी, उसने हिंदुस्तान जैसे विशाल देश पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि 3 सदियों तक यहाँ राज कैसे किया। चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। अब देखिए, मुगलों की कहानी में एक बहुत बड़ा द्वंद्व है। क्या वो सिर्फ दौलत और सत्ता की तलाश में आए आक्रमणकारी थे, या फिर वो साम्राज्य निर्माता बन गए जिन्होंने यहाँ कला, वास्तुकला और एक बिल्कुल नए राजवंश की नींव रखी। सच तो ये है कि हकीकत शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। तो ये सारी कहानी शुरू होती है बाबर से। अब ये कोई मामूली शख्स नहीं था। इसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान दोनों का खून दौड़ता था। मध्य एशिया में अपना राजपाट खोने के बाद उसने 1504 में काबुल पर तो कब्जा कर लिया, पर उसकी असली मंजिल, उसकी नजरें तो भारत की बेहिसाब दौलत पर टिकी थीं। वही भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और मजे की बात देखिए, बाबर को भारत आने का मौका यहीं के लोगों ने दिया। हुआ ये कि उस समय दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोधी, और उनके अपने ही सरदार और रिश्तेदार उनसे बिल्कुल खुश नहीं थे। तो उन्होंने ही बाबर को संदेश भेजा, उसे भारत आने का न्योता दिया ताकि वो लोधी को गद्दी से हटा सके। और यहाँ आकर मामला एकदम पलट जाता है। जरा फर्क देखिए दोनों सेनाओं में। एक तरफ बाबर के पास मुश्किल से 12,000 सैनिक और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी की 1 लाख से भी बड़ी विशाल फौज। मतलब अगर आप सिर्फ गिनती देखें तो बाबर की हार तो तय ही लग रही थी। पर बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार था। उसने मैदान में खाइयां खुदवाईं, बैलगाड़ियों को एक साथ बांधकर एक तरह की दीवार बना दी, और सबसे अहम बात, उसने वो चीज इस्तेमाल की जो भारत ने पहले कभी नहीं देखी थी, बारूद और तोपें। और जानते हैं, यही वो मास्टर स्ट्रोक था। तोपों की जोरदार आवाज और धुएं ने लोधी के हाथियों को ऐसा डराया कि वो बिदक गए और घूमकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। सोचिए क्या मंजर रहा होगा। बस इसी भगदड़ ने बाबर को एक तरफा जीत दिला दी, और यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। बाबर की इस एक जीत ने एक महान राजवंश की नींव रख दी। उसके बाद गद्दी पर बैठे हुमायूं, फिर आए अकबर, उनके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और आखिर में औरंगजेब। इन्हीं को हम महान मुगल के नाम से जानते हैं, जिन्होंने साम्राज्य को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। अब बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा। उसे शेरशाह सूरी ने हराकर 15 साल के लिए देश से बाहर कर दिया था। खैर, वो लौटा और अपना सिंहासन वापस भी पा लिया, लेकिन उसके मौत के बाद सिर्फ 13 साल की उम्र में उसका बेटा अकबर बादशाह बना, और यही लड़का आगे चल के मुगल साम्राज्य का असली वास्तुकार कहलाया। अकबर को महान कहने के पीछे कई बड़ी वजह थी। सबसे पहले तो उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर खत्म कर दिया। फिर उसने राजपूतों के साथ रिश्ते जोड़कर साम्राज्य को मजबूत किया और उसे एक सही मायनों में हिंदुस्तानी शक्ल दी। इसी मजबूती के दम पर उसने अपने साम्राज्य को पूरे उपमहाद्वीप में फैला दिया और फतेहपुर सीकरी जैसी भव्य राजधानी भी बनवाई। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर बादशाह बना। उसने साम्राज्य में सब कुछ ठीक ठाक बनाए रखा, लेकिन उसके दौर का एक फैसला शायद अनजाने में ही इतिहास बदलने वाला साबित हुआ। वो फैसला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाजत देना, और हम सब जानते हैं कि इसके कितने दूरगामी परिणाम हुए। जहांगीर के बाद आया शाहजहां का दौर, जिसे अक्सर मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और ऐसा क्यों? जरा इस आंकड़े को देखिए। उस समय पूरी दुनिया के इकोनॉमी का 25% हिस्सा यानी 1/4 अकेले भारत का था। उस समय हिंदुस्तान एक आर्थिक महाशक्ति था, और ये जो आर्थिक समृद्धि थी वो शाहजहां के दौर में बनी शानदार इमारतों में साफ दिखती है। दुनिया का अजूबा ताजमहल, दिल्ली का भव्य लाल किला और मोती मस्जिद, ये सब उसी सुनहरे दौर की निशानियां हैं। कला और आर्किटेक्चर के लिहाज से ये वाकई एक कमाल का समय था। मगर इस सुनहरे दौर का अंत बहुत ही क्रूर और नाटकीय ढंग से हुआ। शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने ही भाइयों के खिलाफ जंग छेड़ दी। उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को मरवा डाला और अपने बूढ़े पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। औरंगजेब के गद्दी पर बैठते ही साम्राज्य की नीतियां 180 डिग्री घूम गईं। उसने अपने परदादा अकबर की नीतियों को पूरी तरह से उलट दिया।
कहाँ अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और कहाँ औरंगजेब की कट्टरता। उसने जजिया कर फिर से लागू कर दिया और कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के आदेश भी दिए। औरंगजेब की नीतियों का नतीजा बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा होना था। साम्राज्य में चारों तरफ बगावत की आग लग गई। मराठा, राजपूत, सिख, जाट सबने मुगल हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए। इन लगातार चलने वाले युद्धों ने साम्राज्य के खजाने को और उसकी एकता दोनों को खोखला कर दिया। फिर साल 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई और इसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन की रफ्तार बहुत तेज हो गई। औरंगजेब के बाद आने वाले बादशाह इतने कमजोर थे कि वो बिखरते साम्राज्य को संभाल ही नहीं सके। जो साम्राज्य कभी एक मजबूत केंद्र से चलता था, अब वो टूटने लगा और दिल्ली की पकड़ ढीली पड़ती गई। इस लंबे राजवंश के आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। वैसे तो उनका शासन बस नाम का ही था, असली ताकत तो अंग्रेजों के पास जा चुकी थी। और फिर 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उन्हें देश निकाला देकर रंगून भेज दिया और यहीं 300 से भी ज्यादा साल पुराने मुगल साम्राज्य का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया। तो आखिर में ये सवाल फिर हमारे सामने आ खड़ा होता है, विजेताओं, शायरों और कारीगरों का ये साम्राज्य, इसकी असली विरासत क्या है? एक ऐसा साम्राज्य जिसने हमें ताजमहल दिया लेकिन साथ ही गहरे जख्म भी छोड़े। उनकी अंतिम विरासत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है और शायद होती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो।